जय हिंद दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोग जेएसएससी का सिलेबस के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें विज्ञान का सिलेबस और सोर्स ये दोनों चीज हम लोग पता कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, जो 5 खंड में आपका जो पहला खंड था सामान्य अध्ययन, जिससे 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि जेएसएससी के सिलेबस में क्या दिया हुआ था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी के सिलेबस में सामान्य अध्ययन के बारे में क्या लिखा है। तो आप लोग नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करने के लिए बोले थे, अगर आप लोग डाउनलोड किए होंगे तो वहां सामान्य अध्ययन के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत तो इतिहास, भूगोल, सारा जो हम लोग का सोशल साइंस के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं वो सारे विषय आ ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको अलग से यहाँ लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे भारतीय भाषा को आपको अलग से पढ़ना है। पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा, खेल खिलाड़ी तो आपका करंट अफेयर में आता है, और पुस्तक भी ये चीज आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीज है। तो ये करंट अफेयर का आपका जो मैगजीन आता है उसको आप देख लीजिए, उससे आप इस तरह के प्रश्नों को बना सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति क्या हो रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से दिए जा रहे हैं, ये सारा चीज समसामयिक विषय को आपको जानकारी में रखना है। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक्स पोर्शन है जो कि इतिहास से है, संस्कृति से है, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि आधुनिक भारत से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आपका भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन जैसे, और भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारे विषय पढ़े जाते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको अलग से पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे भारतीय भाषा, इससे सीधे सीधे प्रश्न आपको पूछे गए। लिपि, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपका स्टैटिक्स पोर्शन है। राजधानी, आपको किसी भी ना किसी किताब से राजधानी का, चाहे एटलस से हो चाहे कोई भी बुक दिया गया हो, वहां से आप राज्य, देश और राजधानी कलेक्ट कीजिए और उसको मैप से याद करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम लोग देखेंगे 2016 में एक ही सेट में आपका 3-3 देश और राजधानी के बारे में पूछा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी, ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिसको आपको बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि सीधे सीधे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारा को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप एक टॉपिक को पढ़ के एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। बाकी इतिहास तो आपको पूरा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पढ़ना होगा, तब जाके कोई एक आध प्रश्न आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ते हैं, लिपि को पढ़ते हैं, भाषा को पढ़ते हैं, तो सीधे सीधे इससे एक या एक से अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसको अभी हम लोग देखते हैं कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है आपका क्लास 12 का पॉलिटी बुक में दिया गया है, नियोजित विकास की राजधानी। इसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया है कि इसका शुरुआत कैसे आया, योजना आयोग के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में भी दिया गया। तो आपको 12वें पंचवर्षीय योजना के बारे में कोई अलग जो सोर्स है उससे आपको मिल सकता है। एनसीईआरटी में तो 12वें पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया नहीं है। तो आपको ये बेसिक चीज है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपका बाकी जो पंचवर्षीय योजना है उसको कहीं से कलेक्ट कर लीजिए और वहां से पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका देश और उसकी राजधानी। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं भी एटलस में मिल जाएगा, या कोई भी किताब के पीछे साइड में बहुत सारा गाइड बुक रहता है, उसके भी पीछे साइड में देश, राजधानी, मुद्रा, झंडा, ये सब दिए हुए रहते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2016 में ही 3-3 ऐसे प्रश्न थे जो एक ही सेट में पूछे गए थे। देखिए बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पोलैंड की राजधानी पूछा गया, सैन जोस। और ये ऐसे देश थे जो कि बहुत छोटे छोटे, एक तरह से कह सकते हैं देश है, बहुत ज्यादा बड़े देश नहीं है। तो आपको ये एग्जाम हॉल में याद नहीं होगा, इसीलिए आपको कोशिश करना है छोटे से छोटे देश जो कि न्यूज में है, उन सारे देशों की राजधानी आपको पता होना चाहिए। राजधानी के साथ साथ लोकेशन से भी याद कीजिए, तो वो चीज आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। आपका 3-3 प्रश्न बहुत मायने रखता है एक सेट से, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसे 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको किसी भी हालत में देश और उसकी राजधानी को याद करना ही करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय भाषाएं और लिपियां। एनसीईआरटी में तो इस तरह का कोई चैप्टर आपको दिया गया नहीं है भाषा और लिपि के बारे में। तो क्लास 6 में आप देखिएगा तो थोड़ा बहुत द्रविड़ भाषा के बारे में आपको, या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, इस सब भाषा परिवार के बारे में थोड़ा बहुत
हिस्ट्री के किताब में दिया गया है, लेकिन वो एक बॉक्स बना के आपको दिया गया है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया नहीं है। तो लिपि और भाषा के लिए आपको करना, जो भी आपके पास पुस्तक है उसमें ढूंढिए और देखिए कि अगर वहां पे आपके पास सोर्स अवेलेबल है तो उससे पढ़ने का प्रयास कीजिए, या गूगल कीजिए, वहां पे भी बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपका लिपि से भी पूछा गया है प्रश्न और भाषा से भी आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि ये जो प्रश्न आपका है वो आपका एग्जाम में छूटे ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्लास में कि जो भी इस तरह के टॉपिक है जो सीधे सीधे आपके किताब में एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं उसका हम लोग नोट्स बनाते हैं। कोचिंग का काम यही होता है कि जो आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है या अनऑर्गेनाइज तरीके से दिया गया है उसको हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह सजा के रखते हैं। तो इस तरह से जो चीज आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो कोचिंग में हम लोग जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह संभव होगा तो हम लोग YouTube में भी सारे चीज के बारे में, भाषा लिपि इस चीज के बारे में बताएंगे। ये सारा नोट्स कोचिंग में दिया जाता है, उसी प्रकार YouTube में भी आपको बहुत सारा चीज आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का प्रयास रहता है अधिक से अधिक चीज, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है भारतीय लिपियां, भारतीय लिपियां में देखिए आपका भारतीय भाषाएं और लिपि पढ़ाया जाएगा। फिर स्थानीय सरकार भी आपका लिखा हुआ था, पंचायती राज उसके बारे में पढ़ना, सामुदायिक विकास और पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में तो आपको क्लास 6 और 11 के बुक में मिल जाएगा, लेकिन सामुदायिक विकास के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मिलता है। तो ये सब जो है आप छोटा छोटा टॉपिक के लिए बहुत अलग अलग बुक नहीं ले सकते हैं, तो उस तरह के बहुत लोगों के पास सोर्स अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि उससे जो भी इंपॉर्टेंट काम का चीज है उसे निकाल के आप लोगों को दिया जाए। उसी तरह से नगर निगम के बारे में आपको बताया जाएगा। भारतीय कृषि से भी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। यहाँ पे आपका जेएसएससी में प्रश्न बनता है। जेएसएससी के अलावा भी आपका इस सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको भी प्रयास करना है, जो भी आपके पास सोर्स है उससे आप पढ़ें। लेकिन हम लोग का जैसे कि पिछले वीडियो में हम बोले थे, सबसे पहले आपको अगर एनसीईआरटी में कुछ दिया है तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि वही आपका बेस है। कोचिंग वाला जो नोट्स होता है वो तो आपका प्लास्टर का काम करता है। पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये प्लास्टर का बात हम क्यों कर रहे हैं। चलिए, तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और कृषि, ये 3 टॉपिक है जो कि इस आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये कौन कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। आप फिर गूगल कीजिए और उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर वो किताब के रूप में अवेलेबल है तो जेरॉक्स करके रखिए, चाहे जैसे भी रखिए, तो उसमें आपको ज्यादा आसानी होगा पढ़ने में। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपका क्लास 12 का पॉलिटी है, जिसमें दिया गया है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें देखिए आपका स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो है प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न है, काफी ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को लेके अभी बहुत सारा विवाद हो रहा है, बहुत सारा नियम कानून को लेके विवाद हो रहा है, तो आपका ये टॉपिक आपका हॉट टॉपिक हो जाता है, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपको बेसिक चीज आपको एनसीईआरटी से पता रहना चाहिए, उसके बाद आप करंट अफेयर से जो भी एक्स्ट्रा आपका इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा किताब जो कि आपका इन तीनों टॉपिक को कवर करता है। तो देखिए आपका क्लास 10 का ज्योग्राफी किताब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, फिर है वन और वन्य जीव संसाधन, फिर है जल संसाधन, फिर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। आपका ये चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपके आते हैं। उसी प्रकार आप चौथा चैप्टर पढ़िएगा तो कृषि है, और कृषि का देखिए अलग से आपका जेएसएससी के सिलेबस में लिख सकता था ज्योग्राफी लिख के खत्म कर सकता था, लेकिन कृषि लिखा है, यानी कि कृषि से एक ना एक प्रश्न आपको बना के वहां पे देगा ही देगा, इसलिए कृषि को आपको पढ़ना है। और प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। देखिए क्लास 8 में भी एनसीईआरटी में आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, जो आपको गाइड बुक में, कोचिंग नोट्स में नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी में मिलेगा। हम लोग भूल गए हैं एनसीईआरटी को, उसको फिर से याद कीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आपको, बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव चीज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में मिलेंगे। देखिए यहाँ संसाधन लिखा हुआ और बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया, जैसे क्लास 8 के बच्चे को समझाया जाता है उस तरह से यहाँ पे समझाया गया। तो आपका प्रयास होना चाहिए एनसीईआरटी को कम से कम एक बार जरूर देखें, और उसमें जो भी फैक्चुअल चीजें हैं उसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए चैप्टर 2 में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन इस तरह से दिया गया, खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में दिया गया, और इसमें भी चैप्टर 4 जो है वो कृषि के बारे में दिया गया। तो आपको क्लास 8 में भी आपको इस तरह के चैप्टर देखने को मिलते हैं, जो कि जेएसएससी के सिलेबस में दिया गया। फिर आप क्लास 12 चले जाइए, तो वहां पे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि संसाधन और कृषि, जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, और भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। यहाँ देखिए नियोजन में आपको पंचवर्षीय योजना जो था उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सतत पोषणीय विकास के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लास 12 का
जो ये भूगोल का किताब है उसको भी आप डाउनलोड कीजिए, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उसमें आप 5 से लेकर 9 चैप्टर तक आप पढ़ सकते हैं और जो भी काम का चीज लगे उसको आप नोट डाउन कीजिए और ये आपका एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। उसी प्रकार क्लास 7 में आप जाइएगा तो ज्योग्राफी में तो पूरा चैप्टर ही पर्यावरण को समर्पित है, चाहे वो वायु चैप्टर हो, चाहे वो जल हो, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हो, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, ये भी आपका लगभग संसाधन के अंतर्गत आता है। तो मानव पर्यावरण, अनोन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश जो है पर्यावरण और वन्य जीव के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शीतोष्ण घास का जीवन, रेगिस्तान में जीवन, ये सब आप पर्यावरण और प्रकृति से रिलेटेड चीज है और ये क्लास 7 का है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका डीप में नहीं दिया गया, बहुत एकदम कम, बहुत आसान भाषा में आपको इस किताब में समझाया गया है। इतना आसान भाषा में आपको और कहीं पे पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो कृपया करके आप जाइए और इन सब बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ते नहीं है और बोलते हैं प्रश्न कहाँ से आया है, बहुत सारा चीज हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। इस सब को पढ़ने के बाद आपका बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो कि आपको किसी तरह का कोई भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। तो इस सब को पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार एक टॉपिक आपका सामान्य अध्ययन में स्थानीय शासन और पंचायती राज था, ये चीज आपको क्लास 6 में दिया गया है। आप लोग भूल गए क्लास 6, अब ग्रेजुएशन आते आते तक आप लगभग 12-13 साल हो गया है ना, किसी का उससे भी ज्यादा हो गया होगा, हो सकता है किसी का 6-7 साल ही हो रहा होगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है, तो हम लोग ये सब चीज भूल जाते हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है अभी। हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़े थे तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये चैप्टर पढ़े भी नहीं होंगे, इस तरह का रिलेटेड नहीं था। तो अभी आप देखिए एनसीईआरटी को, और यहाँ पे देखिए पंचायती राज दिया गया है, आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, सारा चीज आप बेसिक तरीके से दिया गया है। तो आपका प्रयास होना चाहिए इनको एक बार कम से कम आप जरूर देंगे। क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ने में आपको कितना दिन लगेगा? हार्डली अगर आप 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको एक से 2 घंटा लगेगा, तो 6 घंटा में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आप बैठिएगा तो पूरा क्लास 6 पढ़ के खत्म कर दिएगा। तो कम से कम पढ़ने का प्रयास कीजिए और ये सबसे जो भी आपका फैक्चुअल चीज है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। क्लास 11 में आप जाइएगा तो उसमें भी आपका जो चैप्टर 8 है उसमें स्थानीय शासन के बारे में दिया गया। ये क्लास 11 का तो पूरा चैप्टर ही संविधान ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें संविधान के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया। देखिए आपका पहला चैप्टर आपका संविधान क्यों और कैसे दिया गया है। भारतीय संविधान में अधिकार है, चुनाव और प्रतिनिधित्व है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये सब सारा चीज दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जो चीज हमको अवेलेबल है आसानी से उसको नहीं देख के, जो चीज अवेलेबल नहीं है उसके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में देख लिए, सामान्य विज्ञान के बारे में देख लिए। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो जेपीएससी का जो सिलेबस है उसके साथ साथ ही हम लोग जेएसएससी का झारखंड का जो सिलेबस है उसको मिला के एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि झारखंड के प्रश्न जो है वो कहां से आते हैं, किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि लगभग दोनों में, जेपीएससी में आपका लगभग 110 प्रश्न जो आता है दोनों पेपर में वो झारखंड से संबंधित होता है। तो हम एक ही बार झारखंड को पढ़ेंगे और वो जेएसएससी के लिए भी आपके लिए काम का होगा और जेपीएससी के लिए भी वो काम का होगा। तो इस तरह से ये जो झारखंड से संबंधित जो आपका सिलेबस है और दूसरा चीज ये झारखंड हम कैसे पढ़ें, ये चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।